सनाया को रिसेप्शनिस्ट खुद लिफ्ट तक छोड़ने आई। लिफ्ट का इंतजार करते हुए सनाया ने देखा कि अक्षरा अभी भी वहीं बैठी थी, लॉबी के सोफे पर, और जाने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। कितनी बेशर्म है। सनाया ने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा। तुम्हारी नौकरी सच में कठिन है। मैं अक्षय से तुम्हारे लिए सैलरी बढ़ाने की बात करूंगी। रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर खुशी चमक उठी। धन्यवाद मिस मल्होत्रा, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना जरूर। सनाया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरी छोटी बहन थोड़ी जिद्दी है, कृपया उसे रिहान सर के आने तक यहाँ न रुकने दें। ये कहकर सनाया लिफ्ट में चली गई। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए, उसने देखा कि रिसेप्शनिस्ट अक्षरा की ओर बढ़ रही थी। सनाया के होठों पर एक जीभ भरी मुस्कान थी। क्या अक्षरा सच में सोचती थी कि वह अपनी खूबसूरती से रिहान का ध्यान खींच लेगी? कितनी मूर्ख है, सनाया ने मन ही मन में कहा। अमीरों की दुनिया में दिल की जगह सिर्फ मतलब का राज चलता है। अक्षय ने 4 साल तक अक्षरा का पीछा किया, उससे बेपनाह प्यार किया, फिर भी आखिर में उसने शादी का प्रपोजल सनाया को ही दिया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सनाया के पास वो सब था जो उसे सिंह परिवार में शादी के लायक बनाता था। लिफ्ट जल्दी ही 68वीं मंजिल पर पहुंच गई। जब समय ऑफिस में दाखिल हुई तो वह अपने सामान्य शांत और विनम्र स्वभाव में लौट आई थी। अक्षय एक सूट में थे, अपने कॉलेज के मासूम रूप से अब थोड़े सख्त दिख रहे थे। उनकी नजर सनाया के चेहरे पर पड़ी और उन्होंने कैजुअली पूछा, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? सनाया ने सिर झुका लिया। अक्षरा ने मुझे मारा, अक्षय ने चेतावनी भरे लहजे में कहा। मैंने पहले भी कहा था, उसे उकसाना बंद करो। सनाया बोली, मेरी गलती थी। वो अक्षय के पास गई। अक्षय, मैंने सुना है तुम्हारा नया प्रोजेक्ट न्यूक्लियर एनर्जी पर है। अक्षय ने गंभीरता से कहा, हाँ, अगर सिंह ग्रुप नई टेक्नोलॉजी नहीं ला सका तो हम भविष्य में पीछे रह जाएंगे। सनाया मुस्कुराई और बोली, मैंने डॉक्टर साउथ और अपनी माँ के साथ एक डिनर अरेंज किया है। क्या मैं डॉक्टर साउथ को तुम्हारी रिसर्च टीम में शामिल होने के लिए कहूँ? अक्षय का चेहरा नर्म हो गया। ये बहुत अच्छा रहेगा। उनका रुख बदल गया। उन्होंने प्यार से अपना हाथ सनाया की कमर पर रखा और उसके गालों को सहलाने लगे। वाकई अक्षरा ने बहुत बदतमीजी की। अब भी दर्द हो रहा है, मैं फूंक दूं? सनाया ने अपनी पलकें नीचे झुका ली, मानो शर्मा रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह हंस रही थी। डॉक्टर साउथ जैसे कनेक्शन के साथ अक्षरा के पास ऐसी कौन सी काबिलियत है जिससे वो उससे मुकाबला कर सके? जहां तक अक्षय के असली प्यार की बात है, उसे परवाह नहीं थी। उसे तो बस सिंह परिवार की बहू बनना था, मिसेस अक्षय सिंह। चाहे भविष्य में उसकी असली पहचान भी सामने आ जाए, उसकी दौलत और स्टेटस पक्की हो चुके होंगे। नीचे लॉबी में अक्षरा ने अपना एड्रेस व्हाट्सएप में ग्रैंडसन को भेजा। अब दादी उसके घर रह रही थी, तो उनके परिवार से पहले ही जिम्मेदारियों की बात साफ कर लेनी चाहिए ताकि आगे कोई झंझट न हो। वो सामने वाले से मिलने का समय अरेंज ही करने वाली थी कि माहौल अचानक शांत हो गया। रिसेप्शनिस्ट 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उसके सामने खड़ी हो गई और घमंडी लहजे में बोली, आप यहाँ नहीं बैठ सकती, आप मेरे काम में रुकावट डाल रही हैं, कृपया तुरंत यहाँ से जाएं। अक्षरा का चेहरा सख्त हो गया। लॉबी के सोफे पर कोई भी बैठ सकता था और वह तो शांति से बैठी थी। वो रिसेप्शनिस्ट के काम में कैसे रुकावट डाल रही थी? अक्षरा ने आराम से पीछे की ओर टेक लगाई। अगर तुम्हारा काम इतनी आसानी से प्रभावित हो जाता है तो शायद तुम्हें एक प्राइवेट ऑफिस में काम करना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स को आदेश दिया, इसे यहाँ से फौरन बाहर निकालो। गार्ड्स कुछ करने ही वाले थे कि शोरगुल से भरी लॉबी अचानक से शांत हो गई। सीईओ के प्राइवेट लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे खुले और रिहान सिंह टॉम के साथ बाहर आए। उन्होंने एक नजर ऊपर नीचे देखा, जैसे किसी को ढूंढ रहे हो। डेविस ने माहौल का जायजा लिया और तुरंत आगे बढ़े। उनके चेहरे पर चिंता थी और उन्होंने अक्षरा को देखा। फिर से तुम? रिसेप्शनिस्ट ने फौरन बात का रुख मोड़ते हुए कहा, मिस्टर डेविस, उन्होंने कहा कि उनके पास मिस्टर सिंह के लिए एक पार्सल है। मैंने उन्हें मना किया तो उन्होंने यहाँ रुकने की ठान ली। अक्षरा ने शांत लहजे में कहा, मैंने बताया था कि मैं कोई पार्सल लेकर नहीं आई। रिसेप्शनिस्ट ने मजाक में हंसते हुए कहा, मिस्टर डेविस, आपने सुना? उन्होंने सीधे माना कि वो ऊपर किसी से मिलने जाना चाहती हैं। मैंने मना किया तो यहाँ बखेड़ा कर रही है। अब सिक्योरिटी उन्हें बाहर निकाल देगी। अक्षरा ने नाराजगी से कहा, सिंह ग्रुप की कौन सी पॉलिसी में लिखा है कि मैं यहाँ नहीं बैठ सकती? रिसेप्शनिस्ट चुप हो गई। डेविस ने झल्लाहट में कहा, ठीक है, तो यहीं बैठी रहो। वैसे भी बॉस तुम्हारी तरफ नजर तक नहीं डालेंगे। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट की ओर देखा और कहा, थोड़े गुस्से में, असल मुद्दा यह है कि टॉप फ्लोर का एस बड़ी ही खराब है। रिपेयरमैन कह रहे थे कि वे यहाँ आ चुके हैं, लेकिन रिसेप्शन ने उन्हें ऊपर नहीं जाने दिया। अब तुम क्या कहोगी? रिसेप्शनिस्ट चौंक गई। मैंने किसी रिपेयरमैन को नहीं देखा। डेविस ने फोन निकाला। अभी कॉल करके पूछता हूँ कि कहीं गलत जगह तो नहीं पहुँच गए। इससे पहले कि वो कॉल करता, एक ठंडी आवाज सुनाई दी, नहीं पहुँचे। डेविस चौंक गए।
अक्षरा मुस्कुराई। सच कहूं, रिसेप्शनिस्ट ने मुझे ऊपर नहीं जाने दिया। डेविस और रिसेप्शनिस्ट दोनों अवाक थे। कुछ पल बाद डेविस ने आखिर समझा, तुम ही रिपेयरमैन हो, ये नहीं हो सकता। अक्षरा ने एक वर्क परमिट दिखाया, उसमें तारीख वाकई 9 साल पुरानी थी। डेविस को यकीन नहीं हुआ, ये भी एक पार्ट टाइम जॉब है। अक्षरा ने बिना कुछ कहे रिहान की तरफ देखा, जो पास ही खड़े थे। मुझे बात करने भी नहीं दी गई। मुझे बाहर निकालने की कोशिश की और मुझ पर गलत इल्जाम लगाए। मिस्टर सिंह, आपकी रिसेप्शनिस्ट बड़ी ऊंची सोच रखती है। रिसेप्शनिस्ट ने घबराहट में रिहान की ओर देखा। मिस्टर सिंह, मैं। रिहान का चेहरा सख्त था और उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, यू आर फायर्ड। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन वो माफी मांगने की हिम्मत नहीं कर सकी। इसके बाद रिहान ने अक्षरा की तरफ देखा। डेविस ने उसके बारे में पहले ही पता किया था। वो मिडिल स्कूल के समय से ही मल्होत्रा परिवार से अलग रह रही थी और तभी से काम करके अपनी गुजर बसर कर रही थी। कल वो एक डिलीवरी गर्ल थी और आज एक रिपेयर वुमन। उसने कितनी नौकरियां की थी। उसका जीवन बेहद कठिन था, फिर भी उसका हौसला अडिग था। ऐसी बहादुर लड़की, आखिर वो इतनी बार उससे मिलने की कोशिश क्यों कर रही थी। एक पल के लिए जो हल्का सा सम्मान उसके लिए उभरा था, वो गुस्से में बदल गया। मिस मल्होत्रा, अब तुम संतुष्ट हो। अक्षरा ने सिर हिलाया और खड़ी हो गई। रिहान ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और डेविस से ठंडे स्वर में कहा, इसे ऊपर ले जाओ और काम शुरू कराओ, और हाँ, इसे मेरे सामने फिर से न लाना। अक्षरा हैरान रह गई। डेविस ने उसका हाथ पकड़ लिया। मिस मल्होत्रा, चलिए, एक सलाह दूंगा, इसमें इतना एफर्ट लगाने का कोई फायदा नहीं। अगर किसी तरह से आप ऊपर पहुंच भी गई, हमारे बॉस तो आपको दूसरी बार देखना भी नहीं चाहेंगे। भले ही वो सच में डिलीवरी और रिपेयर का काम कर रही थी, लेकिन क्या वो सिंह फैमिली में सचमुच काम करने आई थी। सबको सच्चाई पता थी। रेहान ने उसे कोई और ध्यान नहीं दिया। अपना फोन निकाला और व्हाट्सएप पर ग्रैनी केयरटेकर को कॉल किया। उसी समय अक्षरा का मोबाइल भी बज उठा। जब अक्षरा का मोबाइल बजा तो रेहान थोड़ा चौंक गया। उसने अक्षरा की तरफ देखा। ग्रैनी केयरटेकर, क्या वही थी। अक्षरा ने फोन उठाया, हेलो, लेकिन रेहान को रिसीवर में कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उसने अपने फोन की तरफ देखा और पाया कि लाइन व्यस्त थी, कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई थी। वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। उसी समय लॉबी में कई लोग फोन पर थे। ये पहचानना मुश्किल था कि उनमें से कौन अक्षरा थी। तभी ग्रैनी केयरटेकर ने एक मैसेज भेजा, सॉरी, मैं थोड़ी बिजी हूँ, फिर से एक बार शेड्यूल करते हैं। रूफटॉप पर अक्षरा समीर की कॉल का जवाब दे रही थी और साथ ही ग्रैंडसन को टेक्स्ट कर रही थी। समीर ने मजाक करते हुए कहा, बॉस, आप ठीक हो ना? कितने सालों बाद आपने रिपेयर का काम किया है ना? अक्षरा ने हल्के से जवाब दिया, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो रेहान का प्राइवेट नंबर ढूंढो ताकि मुझे उसे बार बार पीछा नहीं करना पड़े। अगर उसे उसका नंबर मिल जाता तो वो उसे हर घंटे कॉल करके अपनी शादी के हकीकत के बारे में बात कर सकती थी। इतनी सारी कॉल्स के बाद भले ही वो इस अजीब बात पर यकीन न करता, लेकिन एक बार मैरिज कोर्ट जाकर सच्चाई जरूर पता करना का कोशिश करता। समीर ने तुरंत शिकायत की, उसका प्राइवेट नंबर खोजना नामुमकिन है। ऑनलाइन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। उसकी पर्सनल शेड्यूल का पता लगाने में भी बड़ी मेहनत लगी थी। वो तो इसलिए क्योंकि तुम बेकार हो। अक्षरा ने कॉल काट दी और देखा कि डेविस के चेहरे पर हिकारत भरी नजर थी। मिस मल्होत्रा, मेरे बॉस का प्राइवेट फोन नंबर सीक्रेट है, आम लोग उसे नहीं ढूंढ सकते। अक्षरा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि एक दिन मैं न सिर्फ तुम्हारे बॉस का फोन नंबर बल्कि उसका व्हाट्सएप भी ले लूंगी? डेविस ने हंसते हुए कहा, क्या ख्वाब देख रही हो? जैसे ही डेविस ने अपनी बात पूरी की, अक्षरा का फोन फिर से बजा। ग्रैंडसन ने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, जब भी तुम्हें वक्त मिले कॉल कर लेना। 10 मिनट बाद अक्षरा ने एस बड़ी ई ठीक कर दिया। उसने अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, एस बड़ी ई के फिल्टर में बहुत गंदगी जमा हो गई थी, जिसकी वजह से कूलेंट पर असर पड़ा। मैंने इसे बदल दिया, अब ये ठीक है। जिस तरह उसने तुरंत और आसानी से समस्या सुलझाई, उसे देख डेविस का गुस्सा अक्षरा के प्रति थोड़ा कम हो गया। रेहान को और परेशानी में न डालने के लिए डेविस ने उसे नीचे तक खुद छोड़कर आया। गेट पर उसने मतलब भरे अंदाज में कहा, मिस मल्होत्रा, अब कोई साइन की हुई डिलीवरी नहीं आएगी और न ही रूफटॉप पर कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होगा। अक्षरा को उसका इशारा समझ आ गया, लेकिन उसने बस मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, दोपहर को मिलते हैं। वो मुड़ी और चली गई। डेविस उलझन में था। उसने उसकी बात को हल्के में लिया और फिर से रूफटॉप पर चला गया। दोपहर में रेहान का एक लंच मीटिंग था। वो ज्यादा लोगों से मेलजोल पसंद नहीं करता था, लेकिन अब जब वो अपने देश लौटा था और उसने कोई मीटिंग अपने सीनियर एम्प्लॉय और कंपनी पार्टनर के साथ नहीं की थी, इसीलिए रेहान ने लंच मीटिंग रखा था। डेविस पूरे समय उसके साथ था। वो एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में पहुंचे और जैसे ही उन्होंने वहां के यूनिफॉर्म में वेटर्स और वेट्रेस को देखा, डेविस का मन और चौकस हो गया।
क्या वेटरिंग पार्ट टाइम जॉब नहीं होती जो छात्र पढ़ाई के साथ करते हैं? उसने इधर उधर नजरें घुमाई, हर वेटर और वेट्रेस पर ध्यान दिया। जब उसे अक्षरा कहीं नहीं दिखी तब उसने राहत की सांस ली, लेकिन जल्द ही उसे अपनी ही हरकत पर हंसी आ गई। अक्षरा पहले ही एक डिलीवरी वर्कर और रिपेयर टेक्नीशियन थी, वो और कौन सी जॉब कर सकती थी? सिर्फ दोपहर को मिलते हैं जैसी उसकी साधारण बात से वो इतना डर क्यों रहा था? तभी डेविस ने अपने आप से कहा, रिलैक्स डेविस, वो यहाँ नहीं आएगी। मुस्कुराते हुए डेविस कमरे में दाखिल हुआ और जैसे ही खाना परोसा गया, हेड शेफ ने आकर आदरपूर्वक पूछा, आज के खाने से आप सब खुश हैं? जैसे ही परिचित महिला आवाज सुनाई दी, डेविस चौंक गया। उसने दोबारा देखा मानो कोई भूत देख लिया हो और देखा अक्षरा दरवाजे पर शेफ की टोपी पहने खड़ी थी। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी जब उसने आज के व्यंजनों का परिचय दिया। अंत में वो रेहान के पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, मिस्टर सिंह, आपको एक बार मैरिज कोर्ट जाना चाहिए। रेहान स्तब्ध रह गया। उसके हमेशा शांत चेहरे पर भी एक पल के लिए हैरानी झलक आए। डेविस भी चौंक गया और उसे घूरते हुए बोला, तुम शेफ भी हो? तुम्हारे पास इसका भी सर्टिफिकेशन है? हाँ। अक्षरा ने अपनी कमर के पास से अपना शेफ लाइसेंस निकालने की कोशिश की, लेकिन गलती से 1, 2, 3 कुल 5 अलग अलग कामों के लाइसेंस गिरा दिए। डेविस ने मुश्किल से निगलते हुए कहा, तुम्हारे पास 5 पार्ट टाइम जॉब्स हैं? अक्षरा ने कहा, नहीं। डेविस ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसने सुना उसे शांत आवाज में कहते हुए, कुछ लाइसेंस मैं साथ नहीं लाई। डेविस हक्का बक्का रह गया। अक्षरा ने मुस्कुराते हुए रेहान की तरफ देखा, मिस्टर सिंह, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे बार बार परेशान होते देखना चाहेंगे, तो क्यों ना मैरिज कोर्ट जाकर एक बार हमारी शादी सच है या नहीं एक बार चेक कर लें। रेहान का चेहरा स्थिर रहा। उसकी बातें ऐसी थी जैसे वो हर बार फ्लर्ट कर रही हो। बाकी लोग भी उसकी तरफ ध्यान देने लगे। रेहान का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उसने अक्षरा को अनदेखा करते हुए डेविस से कहा, जाकर पता करो। अक्षरा के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। क्या ये आदमी आखिरकार उसकी बात मानने को तैयार हो गया? लेकिन तभी उसने उसकी ठंडी आवाज सुनी, मेरी शेड्यूल किसने लीक की? डेविस ने एक कदम आगे बढ़कर फिर अक्षरा को रोक दिया, मिस मल्होत्रा, कृपया तुरंत यहाँ से चली जाइए। जब अक्षरा को फिर से प्राइवेट रूम से बाहर निकाला गया तो उसने बाहर खड़े होकर एक लंबी सांस भरी। ये आदमी उसकी बात पर विश्वास क्यों नहीं करता? थोड़ी देर तक उसने सब्र रखा, फिर उसे भी गुस्सा आने लगा। उसने मोबाइल निकाला, किसी को अपनी भड़ास निकालने के लिए फोन करना चाहा, लेकिन व्हाट्सएप में उसके कॉन्टैक्ट्स में कोई नहीं मिला। उसने अपनी स्टोरी में एक पोस्ट डाली। प्राइवेट रूम में बाकी लोग रेहान की तारीफ करते हुए खाना खा रहे थे। वो इससे उकता गया और उसने मोबाइल निकाल लिया, मानो किसी जरूरी काम में व्यस्त हो। उसने बोरियत में अपनी स्टोरी खोल ली और देखा कि ग्रैनी केयरटेकर ने 2 मिनट पहले कुछ पोस्ट किया था, गुस्सा मत हो, छोटे बच्चों के साथ सब्र रखना चाहिए। रेहान थोड़ा चौंक गया। उसने तुरंत ग्रैनी केयरटेकर को मैसेज किया, तुम्हारी उम्र क्या है? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास पोते पोतियां भी हों। वो अपनी दादी का ख्याल खुद रखना चाहता था। ग्रैनी केयरटेकर ने जवाब में भेजा। उसने लिखा, क्या तुम मेरी स्टोरी की बात कर रहे हो? मैं किसी को कोस रही थी, उस इंसान को जो मेरी बात कभी समझता ही नहीं। रेहान के पास कोई जवाब नहीं था। उसे तभी एहसास हुआ कि उसने बेवजह खुद को मूड बना दिया था। रेहान ने अपनी जेब छुपाने के लिए तुरंत एक मैसेज भेजा, दिमाग यूज करना एक जरूरी चीज है और लगता है कि उस इंसान ने इसे सजावट समझ लिया है। ग्रैनी केयरटेकर ने जवाब दिया, वाह, ये बढ़िया था, और कुछ सुनाओ। रेहान हल्के से मुस्कुराए और फिर लिखा, सिर्फ इंसानों की बेवकूफी पर ही मजाक किया जा सकता है, बाकी चीजों को इग्नोर करो। ग्रैनी केयरटेकर ने लिखा, तुम इतने अच्छे से बोलते हो तो मैं ग्रैनी को आज एक एक्स्ट्रा मील दूंगी। वैसे उनके खाने में कोई पाबंदियां हैं? रेहान ने लिखा, डॉक्टर ने कहा है मीठा और मसालेदार कम देना है, बाकी सब चलता है। ग्रैनी केयरटेकर ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनकी बातों में रेहान को ऐसा लगने लगा जैसे वो किसी पुराने दोस्त से बात कर रहे हों, जिससे बात करके सुकून मिलता है। फिर अचानक से उन्होंने पूछा, क्या मैं आज रात ग्रैनी से मिलने आ सकता हूँ? ग्रैनी केयरटेकर ने जवाब दिया, बिल्कुल, आपका हमेशा स्वागत है। उसके बाद उसने एक पूरा एड्रेस भेजा जिसमें रूम नंबर तक का जिक्र था। रेहान ने एड्रेस नोट किया और जवाब दिया, ठीक है, माफ करना, डिस्टर्ब किया आपको। आज रात उसे एक फैमिली डॉक्टर को बुलाना था जो उसकी दादी का चेकअप कर सके, नहीं तो वो परेशान रहता। ग्रैनी केयरटेकर ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। उसे देखकर लगता था कि औपचारिक बातों से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। रेहान ने मन ही मन उसकी इस छोटी सी आदत को नोट कर लिया। मिस्टर सिंह, आप क्या अपनी वाइफ से मैसेजिंग कर रहे हो? पास में खड़े किसी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, आपके चेहरे पर स्माइल छुपाए नहीं छुप रही है। रेहान के होठों के कोने थोड़े सख्त हो गए।
उसने फोन को जेब में डाला और उस इंसान की ओर देखा जिसने ये बात कही थी। जब से रेहान सिंह ग्रुप का सीईओ बना था, तब से इस रहस्यमयी मिसेस सिंह की वजह से लोगों में ये अफवाहें थी कि वो सच में भी है या नहीं, ये उसके अलावा कोई नहीं जानता था। तो उसने इनकार नहीं किया। उस शख्स ने उसके चुप्पी को सहमति मानकर तारीफ करते हुए कहा, मिस्टर सिंह, आप सच में बहुत नेक और अपनी बीवी के प्रति वफादार हो। अभी अभी जो आकर्षक शेफ आई थी, उससे भी आप बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। सच में आप सबके लिए एक मिसाल है। इस पर बाकी लोग भी बोल पड़े। हम सब भी मिसेस सिंह के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। आखिर कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसने मिस्टर सिंह का दिल जीत लिया? और ये बात तो सभी को पता है कि ओल्ड मिसेस सिंह तो उनसे बहुत खुश होंगी, है ना? हर किसी को इतना तो अंदाजा था कि रेहान का बाकी सिंह परिवार से उतना बनता नहीं, बस ओल्ड मिसेस सिंह के अलावा। रेहान ने नजरें झुकाते हुए बस इतना ही कहा, हाँ, दादी उन्हें बहुत पसंद करती है। बाहर बोरियत में डूबी हुई अक्षरा इंतजार कर रही थी जब एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंजी। अक्षरा, उसने मुड़कर देखा। सामने एक जाना पहचाना हैंडसम चेहरा था। काले सूट में खड़ा अक्षय, जो अपनी जेंटल और केयरिंग शख्सियत के लिए जाना जाता था, अब गुस्से से भरी नजरों के साथ उसे देख रहा था। तो तुम यहाँ हो? अक्षरा ने होंठ काटे। यूनिवर्सिटी के दिनों में वो हमेशा अकेली रहती थी, एकदम अलग थलग। अक्षय हंसमुख और मिलनसार था और हमेशा उसके साथ रहता, वो उसका एकमात्र दोस्त था। लेकिन अब उनके बीच की हालत अजीब हो चुकी थी। वो हिचकिचाई, क्या कुछ चाहिए? अक्षय ने ठंडी हंसी के साथ कहा, सनाया ने मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में बताया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे रखेल और नाजायज बच्चों से सबसे ज्यादा नफरत है और मैं तुम्हें 4 साल तक कंसिडर कर रहा था, एक बाहरी के तौर पर। क्या तुम्हें मजा आ रहा था? एक दर्द जैसे किसी ने दिल को कसकर पकड़ा हो अक्षरा के चेहरे पर दिखा। वो हमेशा सोचती रही कि अक्षय, जिसने ग्रेजुएशन सेरेमनी में उसे सरप्राइज देने का वादा किया था, आखिरकार उसने सनाया को प्रपोज क्यों किया? तो ये वजह थी। उसके माता पिता का रिश्ता भी शायद अच्छा नहीं था और उसकी एक सौतेली बहन थी जो नाजायज संतान थी। सिर्फ अपनी सच्चाई को उजागर कर सनाया ने 4 साल की दोस्ती को चकनाचूर कर दिया था। अक्षरा ने उससे दूरी बनाते हुए एक कदम पीछे लिया। हालांकि अक्षय ने एक कदम आगे बढ़कर उसे चुनौती दी, तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सफाई नहीं है? किस बात की सफाई? कि वो नाजायज बच्ची है? कि उसने अंजलि के गर्भ से जन्म लेने का फैसला क्यों किया? अक्षरा ने तंज कसते हुए कहा, नहीं। वो मुड़ी और चल दी। अगर रास्ते अलग हो जाएं, तो जबरदस्ती क्यों करनी? अगर उसे उसके बैकग्राउंड से नफरत थी, तो उसे दोस्त बनाकर रखने का कोई फायदा नहीं। अक्षरा का दृढ़ और बेपरवाह चेहरा देखकर अक्षय को झल्लाहट सी हो रही थी। जैसे ही उसने उसे दूर जाते हुए देखा, एक अनजाना डर उसके दिल में उठने लगा और उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जा सकती। अक्षरा ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा और शांत आवाज में बोली, कुछ और कहना है क्या? अक्षय का चेहरा तन गया था। उसे लगा जैसे अक्षरा का ये अंदाज बेहद अलग है। उसका गुस्सा भड़क उठा। एक अजीब से एहसास भी था। आखिरकार वही था जिसने पहले उसका हाथ छोड़ा था। फिर भी उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसे ही छोड़ दिया गया हो? अक्षय ने उसे ताना मारते हुए कहा, तुम अभी भी यही काम कर रही हो? इसका मतलब है कि तुम्हें अब तक कोई पक्की नौकरी नहीं मिली है। क्यों ना मेरे असिस्टेंट के तौर पर काम कर लो? तुमने पहले भी तो किया है। अक्षरा ने उसका हाथ झटकते हुए ठंडे लहजे में मना कर दिया, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे संभाल पाऊंगी। लेकिन अक्षय ने जिद पकड़ ली, तुम्हें कुछ खास काम नहीं करना होगा। मेरे ऑफिस के पास एक अपार्टमेंट है, बस वहीं रहकर मेरी रोजमर्रा की जरूरतों का ख्याल रखना होगा। मैं तुम्हें हर महीने $1000 दूंगा। इतना काफी है? अक्षय की यह बात सुनकर अक्षरा गुस्से में दिखने लगी और उसकी आवाज एकदम से कठोर हो गई। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी रखेल बन जाऊं? अक्षय ने ठंडे लहजे में हंसते हुए कहा, तुम ऐसा आराम से कर सकती हो। आखिरकार तुम्हारी माँ भी तो किसी की रखेल थी। तुमने इसे बचपन से देखा है, ये तुम्हारे खून में है। मुझे तुमसे प्रोफेशनलिज्म की पूरी उम्मीद है। थप्पड़। अक्षरा ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। अक्षय, बस अब और नहीं। अक्षय थप्पड़ से हैरान रह गया, लेकिन उसने हंसते हुए उसकी ओर खतरनाक निगाहों से देखा। अक्षरा, मानो या ना मानो, अगर मैंने तुम्हें चाहा नहीं, तो दिल्ली शहर में कोई भी तुम्हें अपनाने की हिम्मत नहीं करेगा। ना तुम्हें नौकरी मिलेगी, ना पति। तुम दूसरों के लिए सिर्फ एक खिलौना बनकर रह जाओगी। ऐसे में क्यों ना मुझे चुन लो? कम से कम मैं तुम्हारे पुराने सहपाठी के नाते थोड़ा सा तो ख्याल रख ही सकता हूँ। मैं तुम्हें सोचने का समय दूंगा। अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो कभी भी मुझे कॉल कर सकती हो। मेरा नंबर तुम्हारे पास है। इतना कहकर अक्षय वहां से चल पड़ा। अक्षरा ने खुद पर हंसते हुए एक बेबस मुस्कान दी। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसने देखा कि रेहान अपने प्राइवेट कमरे के दरवाजे पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। रेहान को भीड़ भाड़ वाली जगहों से नफरत थी,
जैसे तैसे बहाना बनाकर वह डेविस के साथ वहां से निकलने की सोच ही रहा था, लेकिन रास्ते में उसने जो नजारा देखा उससे उसकी सोच बदल गई। उसकी नजरें एकदम स्थिर और निष्पक्ष थीं, बिना किसी भाव के। डेविस ने अक्षरा की तरफ सहानुभूति से देखते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि तुमने कॉलेज के बाद एक स्थिर नौकरी क्यों नहीं ली और इतने पार्ट टाइम जॉब्स क्यों कर रही हो, तो क्या ये सब अक्षय की वजह से है? अक्षरा के चेहरे पर एक क्षण के लिए झटका सा आया। डेविस ने फिर से एक ठंडी सांस ली। तुम्हें मिस्टर सिंह की मदद की जरूरत है क्योंकि तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है ना? आखिर दिल्ली में सिंह परिवार का विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। अक्षरा ने अपने मोहक आंखों को सिकोड़ लिया, लेकिन उसने डेविस के बातों का खंडन नहीं किया। अजीब बात यह थी कि यह पहली बार था जब वो और डेविस किसी बात पर सहमत हुए थे। डेविस ने करुणा भरे स्वर में कहा, बॉस, क्यों न हम उसकी थोड़ी मदद कर दें, वो बेचारी लग रही है। अक्षरा के मन में एक आशा की किरण जागी। सच में, एक बेचारी बच्ची की मदद करें और मैरिज कोर्ट जाकर तलाक के कागजात पूरे कर दें। आखिर अक्षरा की कंपनी का सार्वजनिक होना अब भी बाकी था। वो नहीं चाहती थी उसकी शादी की लेकर उसकी कंपनी में कोई अर्गा आए। लेकिन जैसे ही उसके मन में ये विचार आए, उसने रेहान को ठंडे स्वर में कहते हुए सुना, मुझे अक्षय को किसी अजनबी के लिए नाखुश करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? वो अक्षरा के पास से गुजरा। वो बेचारी है। हालांकि इस लड़की का चेहरा मासूम था, उसकी आंखों में एक छुपी हुई चालाकी और खुशी झलक रही थी। उसमें कोई बेचारगी नहीं थी, वो तो बेचारी से ज्यादा जिद्दी लग रही थी। इसके अलावा चूंकि उसने उसका पर्सनल शेड्यूल हासिल कर लिया था, ये साबित होता था कि वो चालाक थी। कॉरिडोर में जल्द ही फिर से खामोशी छा गई। अक्षरा वहीं खड़ी थी। उसे महसूस हुआ कि रेहान के दिल में एक अजीब सी ठंडक थी। अच्छा, ग्रैंडसन ने सही कहा, उसे लोगों से नाराज होना चाहिए, ना कि उससे। अक्षरा रेस्तरां से बाहर निकलकर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर धीरे धीरे अपने घर की ओर चल दी। घर पर एक बुजुर्ग की देखभाल के लिए उसे वहां ज्यादा देर नहीं रुकना था। वह कल फिर से उसे ढूंढने की कोशिश करेगी। उस रात रेहान ने समय पर काम से निकलकर शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने मोहल्ले में कदम रखा। उसके हाथ में फल का बैग था। उसने व्हाट्सएप पर मिले पते को देखकर दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से उसकी दादी की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, आ रही हूँ। दरवाजे का एक पल्ला खुला था। रेहान ने ओल्ड मिसेस सिंह को देखा और पाया कि उनका चेहरा स्वस्थ लग रहा था। उसके बाद उसने पूरे कमरे में एक नजर डाली। कमरा साफ सुथरा और व्यवस्थित था। 2 कमरों का छोटा सा अपार्टमेंट बहुत आरामदायक था। मेज पर 4 हल्के और हेल्थ फ्रूट रखे थे, जो बुजुर्गों के लिए उपयुक्त थे। बाथरूम से पानी बहने की आवाज आ रही थी। क्या कोई नहा रहा था? एक फ्रॉस्टेड ग्लास दरवाजा था, जिसमें से एक सुंदर महिला की धुंधली छवि दिखाई दे रही थी। रेहान थोड़ा असहज महसूस करते हुए पीछे हट गया। परिवार के डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन रेहान ने उसे रोक दिया। उसने डॉक्टर के सामने आकर कहा, मुझे उपकरण दो और गाड़ी में इंतजार करो। डॉक्टर ने सिर हिलाया और ध्यानपूर्वक दरवाजा बंद करके चला गया। रेहान ने जल्दी से एमआरआई सिंह का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और दिल की धड़कन मापी। शायद इसीलिए कि उन्होंने पिछली रात अच्छी नींद ली थी। सभी रीडिंग बहुत अच्छी थी। बुजुर्ग महिला ने गर्व से कहा, मेरी बहू मेरा बहुत ध्यान रखती है। रेहान ने देख ही लिया और अब उसे राहत महसूस हुई। उसकी नजर एक बार फिर बाथरूम की ओर गई। फिर उसने तेजी से अपने उपकरण समेटे। आप ठीक हैं, तो मैं चलता हूँ। बुजुर्ग महिला ने हैरान होकर कहा, अरे क्या तुम यहाँ डिनर नहीं करोगे? मेरी बहू का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ रुकना शायद ठीक नहीं होगा। रेहान ने मेडिकल उपकरण छोड़ते हुए कहा, मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ। बुजुर्ग महिला ने सोचा, इसे ले जाओ। मेरी बहू इसका इस्तेमाल नहीं जानती। मैं नहीं चाहती कि डॉक्टर यहाँ आए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रोज देखने आओ। उन्होंने सोचा कि अगर उनका पोता रोज आता तो वह अपनी पत्नी को रोज देख सकता था। धीरे धीरे उनके बीच कुछ भावनाएं पनप सकती और उनके बीच के दूरियों का अंत हो सकता था। बुजुर्ग महिला को लगा कि शायद उन्हें परपोते का चेहरा देखने का मौका मिल सकता है। रेहान कुछ कहने ही वाला था कि बाथरूम से पानी की आवाज अचानक बंद हो गई। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ, मेडिकल बॉक्स पकड़ा और जल्दी से बाहर निकल गया। मुझे जाना है, कल फिर आना। ठीक है। दरवाजा बंद करते ही अक्षरा पूरी तरह से कपड़े पहने और ताजा धुले बालों के साथ बाथरूम से बाहर आई। अरे तुम्हारा ग्रैंडसन कहाँ गया? वह चला गया, कहकर कि यहाँ रुकना शायद उचित नहीं है। वो बहुत संकोची है और हमेशा सीधे मुंह रहता है। बहू, क्या इसी वजह से तुम उसे पसंद नहीं करती? वह बदल सकता है। मैं आपकी बहू नहीं हूँ, तुम हो। अक्षरा ने हार मान ली। कुछ दिन साथ रहते हुए उसने पाया कि मिसेस सिंह बहुत दयालु थी और उसे अपनी मर्जी से सब कुछ करने देती थी, लेकिन इस मामले में बुजुर्ग महिला बहुत जिद्दी थी। उसने अपने बाल सुखाए और मिसेस सिंह के साथ डिनर किया। रात के 9 बजे अक्षरा ने शांत करने वाली अगरबत्ती जलाई और एमआरआई सिंह ने आज्ञाकारी तरीके से बिस्तर पर लेटकर जल्दी ही नींद में चली गईं।
अक्षरा ने ग्रैंडसन को वीडियो भेजा। दूसरी तरफ से जल्दी ही जवाब आया, ग्रैंडमा बहुत स्वस्थ हैं, धन्यवाद। अक्षरा ने कहा, आपका स्वागत है। ग्रैंडसन ने कहा, आज उस छोटे बच्चे के साथ दिन कैसा रहा, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? अक्षरा ने समझ लिया कि वो उस बात की ओर इशारा कर रहे हैं जो उसने अपनी कहानी में पोस्ट की थी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी कोई आवश्यकता नहीं। रेहान आरवी में बैठा था जब उसने ये जवाब देखा और उसके सख्त चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई। ये युवती उसकी पहचान नहीं जानती थी, फिर भी उसने उसकी दादी का ख्याल रखने के लिए सहमति दी और अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। उसने रेहान के आभार का लाभ उठाकर उससे कोई मदद भी नहीं मांगी। वो अक्षरा जैसी नहीं थी, जो उसे ठीक से जानती तक नहीं थी, फिर भी बार बार उसे परेशान करती और अक्षय को डराने के लिए उसका उपयोग करती। दोनों में स्पष्ट अंतर था। रेहान ने एक संदेश भेजा, मैं तुम्हारे लिए एक एहसान रखता हूँ, भविष्य में कभी भी मदद चाहिए तो मुझसे कहना। अक्षरा ने उसके शब्दों को दिल पर नहीं लिया। उसे इस समय केवल एक मदद की जरूरत थी, एक तलाक, और केवल रेहान ही उसे वह दे सकता था। ग्रैंडसन इसमें मदद नहीं कर सकता था। अगली सुबह अक्षरा ने बुजुर्ग महिला को दिल्ली के सबसे बड़े लग्जरी मॉल में कपड़े खरीदने के लिए ले गई। बुजुर्ग महिला का पोता उदार था और वह स्पष्ट रूप से एक धनी परिवार से थी। अक्षरा उन्हें किसी तरह की तकलीफ महसूस नहीं होने देना चाहती थी। जैसे ही वो दुकान में पहुंची, बुजुर्ग महिला वहां की व्यवस्था से बहुत परिचित लग रही थी। मिसेस सिंह को एक खास ब्रांड के कपड़े पसंद थे और उस ब्रांड के प्रबंधक प्रत्येक 3 में उन्हें मॉडर्न स्टाइल वाली ड्रेस भेजते थे ताकि वे पहले ही सिलेक्ट कर सकें। ये पहली बार था कि उन्होंने दुकान में खरीदारी की और उन्हें यह अनुभव बहुत नया लगा। थोड़ी ही दूर सनाया ने राज मल्होत्रा का हाथ पकड़ते हुए प्यारी सी आवाज में कहा, पापा आप बहुत व्यस्त रहते हैं, मुझे खरीदारी के लिए लाने की क्या जरूरत थी? राज ने प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, आज रात तुम्हारा पहली बार सिंह फैमिली के यहाँ जाना है, बुजुर्गों को उपहार देना न भूलना, खासकर बुजुर्ग महिला को। सनाया ने पूछा, कहते हैं कि दादी जी की उम्र 87 साल है, सिंह फैमिली उन्हें इतना महत्व क्यों देती है? राज ने अपनी आवाज धीमी कर ली। सिंह फैमिली और रेहान के बीच हमेशा परिवार के नियंत्रण को लेकर एक गुप्त प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। एमआरएस सिंह के पास 20% शेयर है। अगर तुम उन्हें अपने पक्ष में कर सको तो सिंह फैमिली में तुम्हारा स्थान सुरक्षित हो जाएगा। सनाया ने तुरंत पूछा, क्या उन्हें किसी खास चीज का शौक है? राज को 2 साल पहले देखी मिसेस सिंह याद आई और उन्होंने कहा, उन्हें डिमेंशिया है और वे थोड़ी मूडी हैं, लेकिन हर्मीज के कपड़ों की बहुत शौकीन है। तुम उन्हें इससे खुश करने की कोशिश कर सकती हो, भले ही तुम उनका दिल न जीत सको, उन्हें नाखुश मत होने दो। सनाया ने तुरंत सिर हिलाया। दोनों हर्मीज में घुसे। राज सोफे पर बैठ गए और सनाया ने अपनी शॉपिंग स्प्री शुरू कर दी। जब वो चेंजिंग रूम क्षेत्र में पहुंची तो उसने अक्षरा और एक बुजुर्ग महिला को देखा। बुजुर्ग महिला चेंजिंग रूम से बाहर आई। बहू, ये कैसी लग रही है? बहू, क्या ये बुजुर्ग महिला उसी फटीचर पति की दादी है? सनाया ने तिरस्कार भरी नजर डाली। देखा, अक्षरा ने सिर हिलाया। एमआरएस सिंह ने एक और कपड़ा आजमाया, लेकिन अक्षरा ने फिर से सिर हिलाया। मिसेस सिंह ने निराशा भरी सांस ली। कपड़े अच्छे क्यों नहीं लग रहे? समय के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। अच्छे नहीं लग रहे, ये तो साफ था कि ये लोग खरीद नहीं सकते। वो अक्षरा के पास गई। अक्षरा, क्या संयोग है, क्या ये तुम्हारे पति की दादी है? अक्षरा का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने सनाया को नजरअंदाज कर दिया। सनाया ने मिसेस सिंह को फिर देखा। नमस्ते दादी जी, क्या आपने पहले इस ब्रांड से कभी कपड़े नहीं खरीदे? यहाँ का हर कपड़ा बहुत महंगा होता है और इसके लिए एक खास स्टाइल चाहिए होती है, ये आम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। ओल्ड मिसेस सिंह ने गुस्से से अपने सीने पर हाथ रखा। क्या तुम कह रही हो कि मैं स्टाइलिश नहीं हूँ? तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो? अक्षरा मल्होत्रा ने तुरंत ओल्ड मिसेस सिंह का हाथ पकड़ लिया, ये सोचकर कि कहीं उन्हें गुस्सा न आ जाए। लेकिन सनाया मल्होत्रा कहाँ रुकने वाली थी। उसने आगे कहा, अक्षरा, तुम्हारी दादी जी के लिए तो लोकल मार्केट्स ज्यादा अच्छे हैं, जहाँ पैसे भी कम लगते हैं और उनका स्टाइल भी मैच हो जाता है। दफा हो जाओ यहाँ से, अक्षरा ने कड़क आवाज में कहा। यहाँ हुए हंगामे ने राज मल्होत्रा का ध्यान खींचा, जो दूर खड़े सब देख रहे थे। वह फौरन इस तरफ आए और बोले, यहाँ क्या चल रहा है? सनाया ने मासूमियत से अपनी बात रखी। पापा, अक्षरा और उनके पति की दादी जी यहाँ कपड़े ट्राई कर रही थी, लेकिन कुछ खरीदा नहीं, तो मैंने बस एक छोटा सा सुझाव दे दिया। राज मल्होत्रा ने उसकी बात का मतलब समझ लिया और अक्षरा की तरफ नाराजगी से देखा, लेकिन फिर उन्होंने अक्षरा के साथ खड़ी बुजुर्ग महिला को पहचाना और एकदम चौंक गए। ओल्ड मिसेस सिंह। राज मल्होत्रा पूरी तरह हैरान रह गए। तो क्या राज है अक्षरा और रेहान की शादी का, और आखिर अक्षरा को अपनी कंपनी खोलने के लिए तलाक की जरूरत क्यों है? ये जानने के लिए सुनते रहिए हार्टलेस बिलियनर एंड हिज मिस्टीरियस वाइफ। करीब 90 साल की एक बुजुर्ग महिला की झुर्रियों से भरी ढीली त्वचा उसके एक समय के चेहरे के नाजुक नैन नक्श को छुपा चुकी थी।
उसने अपना सूखा हुआ हाथ सीने पर रखा हुआ था, जैसे किसी भी पल उसकी जान निकल सकती हो। मिस्टर मल्होत्रा, अक्षरा के पिता, ने सोचा कि वो शायद ज्यादा ही सोच रहे थे। इतनी हैसियत की कोई महिला इस तरह की दुकान में क्यों कदम रखेगी? इस बात से चिंतित होकर कि सनाया शायद उस बूढ़ी महिला के साथ कोई झगड़ा कर सकती है, उन्होंने कड़े लहजे में अक्षरा से कहा, बस करो, तुम्हारी बहन तुम्हारी भलाई चाहती है। यहाँ इतनी नौटंकी करना और तमाशा खड़ा करना तुम्हारे लिए शर्म की बात नहीं है क्या? बूढ़ी महिला ने तुरंत अक्षरा की ओर देखा। बेटा, ये तुम्हारे पापा हैं? अक्षरा ने नजरें झुका ली। पापा शब्द उसके लिए अजनबी था और उसके दिल में उनके लिए मिले जुले जज्बात थे। मल्होत्रा परिवार में एक बच्ची के रूप में अंजलि कुमारी ने उसे मिस्टर मल्होत्रा के पास फटकने भी नहीं दिया था। वो छोटी बच्ची अक्सर कोनों में छुपकर उन्हें दूर से देखा करती थी। उसने देखा था कि वो सनाया को गोद में उठाकर घुमाते हुए मुस्कुराते थे। उनकी ऊंची कदकाठी उसे किसी भगवान जैसी लगती थी। कई रातों और दिनों में जब अंजलि उसे मारती थी और खाने तक नहीं देती थी, तो वो अक्सर सपने देखती थी कि उसके पापा एक बार उसे इस तकलीफ से बचाने के लिए आएंगे, लेकिन वो कभी नहीं आए। उन्होंने कभी भी उसकी परवाह नहीं की। जब भी मुलाकात होती तो सिर्फ उसे ये याद दिलाते कि अपनी माँ की सुनो। मल्होत्रा परिवार की अंदरूनी बातें अजीब थी। सब जैसे अंजलि के सामने घुटने टेक देते थे, लेकिन मिसेस मल्होत्रा के अलावा किसी ने भी अक्षरा को अपनाया नहीं। अक्षरा ने उस बूढ़ी महिला की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने उन कपड़ों पर ध्यान दिया जो उसने अभी अभी ट्राई किए थे और उनमें से एक कपड़ा उठाकर सेल्स एसोसिएट को दे दिया। पैसे देकर जाने का इरादा किया। ये देखकर मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। चलो, मैं ये ड्रेस का बिल चुका देता हूँ। इसे मेरी ओर से तुम्हारी सासू माँ के लिए एक तोहफा समझ लो। लेकिन सनाया ने तुरंत हस्तक्षेप किया। पापा, मैंने पूरी दुकान देख ली है। ये ड्रेस तोहफे के लिए सबसे अच्छी है। पास खड़ी एक सेल्स एसोसिएट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आपकी पसंद गजब की है। ये ड्रेस पूरी तरह से हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी से बनी है और पूरे दिल्ली में एक ही है। क्यों ना आप कुछ और देखें? ये सुनकर मिस्टर मल्होत्रा की आंखें चमक उठी। चलो, यही ड्रेस चुनते हैं। उन्होंने अक्षरा की ओर देखा। ये ड्रेस तुम्हारी बहन के लिए है, तुम कोई और ड्रेस ले लो। अक्षरा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। क्यों? तुम्हारी बहन सिंह परिवार से मिलने जा रही है और ये ड्रेस मिसेस सिंह के लिए गिफ्ट है, तो मुझे उसे दे देना चाहिए। मिस्टर मल्होत्रा ने अक्षरा को फटकारा। तुम्हारी सासू माँ कुछ और पहन सकती है ना? वो मिसेस सिंह से ज्यादा अहमियत नहीं रखती क्या? अक्षरा अड़ी रही। मुझे यही ड्रेस चाहिए। तुम कभी समझदारी क्यों नहीं दिखा सकती? क्या तुम्हें हर बार अपनी बहन से मुकाबला करना जरूरी है? अक्षरा को ये सब मजाकिया लगा। एक साधारण ड्रेस जो उसने पहले पसंद की थी, अब उस पर झगड़े की वजह बन चुकी थी। मिस्टर मल्होत्रा ने आगे कहा, ऐसा करो, मैं तुम्हें इस ड्रेस के बदले 30,000 दूंगा, जो इसकी कीमत का काफी ज्यादा है। इसे तुम्हारे दहेज का हिस्सा समझ लो। सनाया ने दिखावे की मुस्कान के साथ कहा, अक्षरा, तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद से कोई नौकरी नहीं मिली है। पापा का ऑफर मान लो। इतनी बढ़िया डील हाथ से मत जाने दो सिर्फ मेरे ऊपर गुस्सा करके। आखिरकार मिस्टर मल्होत्रा ने धमकी दी, अगर तुमने इस ड्रेस पर जोर दिया तो मैं तुम्हारे लिए पैसे नहीं देने वाला। अक्षरा ने ज्यादा बहस किए बिना अपने डेबिट कार्ड से भुगतान करने का फैसला किया। तभी वो बूढ़ी महिला, जो अब तक चुप थी, ने उसका हाथ रोक लिया। बेटा, मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए, ये अच्छी नहीं है। अक्षरा ने उसकी ओर देखा। दादी, तो फिर और कोई भी ड्रेस आपको सूट नहीं करेगी। बूढ़ी महिला जिद्दी थी। तो फिर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वास्तव में उसने इस सीजन के सारे कपड़े खरीद लिए थे। अब दुकान में बस वही बचे थे जो उसने नहीं लिए। और वैसे भी उसके मुताबिक क्या उसकी बहू की बहन इस ड्रेस को मिसेस सिंह को देने का सोच रही थी? मिसेस सिंह, ये नाम उसे थोड़ा जाना पहचाना लगा। कौन थी वो फिर? बूढ़ी महिला थोड़ा भूल गई। ये देखकर अक्षरा ने ज्यादा जोर नहीं दिया। उसने बूढ़ी महिला को भरोसा दिलाया, ठीक है दादी, नहीं लेते। अब मिस्टर मल्होत्रा संतुष्ट दिखे। अगर तुमने पहले ही समझदारी दिखाई होती तो इतनी बहस की जरूरत ही नहीं होती। अगली बार अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ऐसी जगहों पर मत जाना। अगर कोई पहचान वाला देख ले तो मल्होत्रा परिवार का नाम खराब होगा। सनाया ने एक नफरत भरी हंसी के साथ दुकान के स्टाफ से ड्रेस पैक करने को कहा और अक्षरा की ओर मुड़कर कहा, शुक्रिया मुझे देने के लिए। जब मैं सिंह परिवार में शादी कर लूंगी तो तुम्हारे और तुम्हारे पति के लिए भी एक अच्छी नौकरी ढूंढ दूंगी। अक्षरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बूढ़ी महिला के साथ बाहर जाने लगी। रुको, मिस्टर मल्होत्रा ने उसे रोकते हुए एक चेक आगे बढ़ाया। ये लो तुम्हारे दहेज के 30,000, इससे तुम्हारे खर्चे पूरे हो जाएंगे। अक्षरा थोड़ी हैरान थी। इसकी जरूरत नहीं, तुम्हें ये रकम कम लग रही है। मल्होत्रा कंपनी तुम्हारी बहन की माँ की है और आगे चलकर ये सब कुछ उसे मिलेगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस यही है। मिस्टर मल्होत्रा ने जैसे कोई भीख का टुकड़ा थमाते हुए उसे चेक थमा दिया।
इन 30,000 से तुम और तुम्हारे पति कोई छोटी दुकान खोल लो। आगे एक सादा जीवन जियो और उन चीजों की उम्मीद मत करो जो तुम्हारे नसीब में नहीं है। अक्षरा को पहले लगा था कि शायद उनके दिल में थोड़ी सी भी ममता है, लेकिन अब उसने उनके मन का असली भाव देख लिया। क्या चीज मेरे नसीब में नहीं है? जैसे इस तरह के मॉल में आना या मिस्टर सिंह को फंसाने की कोशिश करना। मिस्टर मल्होत्रा ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम अपनी जिंदगी में कोई मुसीबत बुला लेती हो तो मल्होत्रा परिवार का नाम खराब मत करना। आज यहाँ की दुकान के स्टाफ ने तुम्हारे साथ इसलिए दुर्व्यवहार नहीं किया क्योंकि ये बूढ़ी महिला ने सख्ती दिखाई थी, लेकिन अगर तुमने मिस्टर सिंह यानी रेहान को नाराज किया तो कोई सख्ती से बचा नहीं पाएगा। अक्षरा ने हार मान ली। चिंता मत कीजिए, मेरा आपसे मल्होत्रा परिवार से कोई वास्ता नहीं। वो बिना पीछे मुड़े वहाँ से निकल गई। जाते वक्त बूढ़ी महिला ने अक्षरा का हाथ थाम लिया। बेटा, तुम्हारे पापा और बहन बहुत बुरे लोग हैं। आगे से मेरा पोता तुम्हारे साथ रहेगा और किसी को तुम्हें नीचा नहीं दिखाने देगा। अक्षरा के सीने में एक गर्माहट सी भर गई। ठीक है दादी। बूढ़ी महिला फिर से बड़बड़ाने लगी, वो भद्दी ड्रेस उस मिसेस सिंह को ही दे दो। जैसे ही उसने ये कहा, उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और एक आदमी की आवाज आई, माँ, आज रात तुम रेहान के साथ घर आ जाओ। अक्षय की मंगेतर पहली बार परिवार से मिलने आ रही है। बूढ़ी औरत एकदम चौंक गई। उसकी धुंधली यादें अचानक साफ हो गईं। तो वो खुद मिसेस सिंह ही थी। अभी अभी उसने जिस तरह की बेइज्जती झेली थी, उसे याद करके उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। बूढ़ी औरत ने तुरंत फोन काटा और फिर व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज भेजा, रेहान, मेरे प्यारे पोते, आज मेरे साथ बड़ी बदसलूकी हुई है। तुम आज रात घर आओ और मेरा साथ दो। मैसेज भेजने के बाद बूढ़ी औरत ने अक्षरा की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मुझे आखिर याद आ गया कि मेरे पोते का नाम क्या है। अक्षरा ने पूछा, उनका नाम क्या है? वो इस पोते के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। फिर बूढ़ी औरत ने चारों तरफ देखते हुए इसे अपने पास बुलाया ताकि उनकी बातें कोई और ना सुन ले। बूढ़ी औरत ने उसे इशारे से पास बुलाया। अक्षरा झुककर उसके करीब आई और धीरे से पूछा, सिर्फ तुमसे कहूंगी, किसी और को नहीं बताना। ठीक है, बूढ़ी औरत ने खांसते हुए कहा, उसका निकनेम है जेमी। अक्षरा हैरान रह गई। बूढ़ी औरत ने समझाया, मेरा घर में मेरा पोता और एक कूटे के बच्चे के जन्म एक ही दिन हुआ था और बचपन में इन दोनों के बीच दोस्ती बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैंने उन दोनों का नाम जेमी रख दिया। अक्षरा अपनी हंसी को मुश्किल से रोक पाई। बूढ़ी औरत की बातों से साफ था कि उसका पोता किसी कंपनी का सीईओ है। क्या उसके जानने वालों को पता होगा कि उसे जेमी कहकर बुलाया जाता है? जैसे ही अक्षरा उसका असली नाम पूछने वाली थी, बूढ़ी औरत फिर से बोल पड़ी, बहू, यहाँ के कपड़े अच्छे नहीं हैं। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी ताकि मैं कुछ और कपड़े ले सकूं? अक्षरा ने अभी बूढ़ी औरत का पोते को भेजा गया वॉइस मैसेज सुना था, तो उसे पता था कि वो भी घर पर होगा। चूंकि अक्षरा ने पहले ही मिलने की सहमति दे दी थी, उसने मना नहीं किया। ठीक है। थोड़ा समय बिताने के लिए उन्होंने एक अच्छा रेस्टोरेंट चुना और वहां लंच किया। अक्षरा की योजना थी कि बूढ़ी औरत को घर छोड़ देगी और फिर रेहान सिंह से मिलने जाएगी, पर बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं है, मैं तुम्हारे साथ काम पर चलूंगी। जब तुम काम खत्म करोगी तब मेरे साथ घर चलना। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर अक्षरा मना कर दे तो वो बाद में पछताएगी। ऐसा प्यारा बचपना अक्षरा ने थोड़ी सी झुंझलाहट में मान लिया। वे एक सरकारी चैरिटी डोनेशन इवेंट के स्थान पर पहुंची। अक्षरा ने बूढ़ी औरत को रेस्ट रूम में बिठा दिया और अपने प्रेस कार्ड के साथ हॉल में अपनी जगह ले ली। आज रेहान शाइन को शाइन ग्रुप की ओर से डोनेशन देना था। वो पहली कतार के ठीक बीच में बैठी थी ताकि रेहान उसे आसानी से देख सके। उसने आयोजकों से ये भी बात कर ली थी कि जब सवाल पूछने का समय आएगा तो उसे भी मौका मिलेगा। सभी लोगों के सामने वो रेहान को इशारा करने वाली थी कि उसे मैरिज कोर्ट में अपनी शादी की स्थिति चेक करनी चाहिए। जैसे ही उसे इसका संकेत मिलेगा, रेहान निश्चित रूप से खुश नहीं होगा। अक्षरा ने एक अद्भुत दृश्य की कल्पना की। इवेंट शुरू हुआ और जल्द ही होस्ट ने शाइन ग्रुप का नाम लिया। अक्षरा उत्साहित थी और रेहान सिंह का इंतजार कर रही थी, पर उसने स्टेज पर डेविस को देखा। डेविस ने अक्षरा की ओर एक जानकार नजर डाली। माफ कीजिए मिस्टर शाइन की आज कुछ और व्यस्तता है, हालांकि शाइन ग्रुप की ओर से डोनेशन योजना के मुताबिक दी जाएगी। अक्षरा का चेहरा पर की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने फोन निकाला और देखा कि उसे समीर से 5 मिनट पहले एक मैसेज मिला था। बॉस, हाल ही में रेहान सिंह की सभी मीटिंग्स अस्थायी रूप से बदल दी गई हैं। ये आदमी कितना चालाक है, पर शायद ये उसके कारण नहीं था। आखिर रेहान सिंह की नजर में वो कोई खास नहीं थी जिसे वो नोटिस करे। शायद उसे अपने शेड्यूल का लीक होने का पता चला था और सुरक्षा कारणों से इसे अस्थायी रूप से बदलना पड़ा। वो आखिर किससे बचने की कोशिश कर रहा था? अक्षरा ने अपना इंटरव्यू जारी रखा। आखिर में उसने अपने सारे उपकरण और इंटरव्यू का डेटा एक सहकर्मी को सौंप दिया और उसे पहले भेज दिया।
उसने रेस्ट रूम से बूढ़ी औरत को उठाया और एक कार मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री चली गई। ये शाइन ग्रुप की एक शाखा थी। हालांकि रेहान अपनी अन्य मीटिंग्स रद्द कर सकता था, पर इस तरह की फैक्ट्री निरीक्षण को पहले से तैयार किया गया था और इसे अचानक बदलना आसान नहीं था। ऐसा करना कई एम्प्लॉय के प्रति अनादर होगा। सच में अक्षरा और बूढ़ी औरत ने एक कॉफी शॉप में कुछ समय इंतजार किया और फिर देखा कि एक काले रंग की बेंटले फैक्ट्री के गेट में दाखिल हुई। अक्षरा ने कॉफी शॉप के स्टाफ को बूढ़ी औरत का ध्यान रखने के लिए कहा और फिर फैक्ट्री की ओर चली गई। उसने गेट पर अपने अस्थायी कर्मचारी का आईडी दिखाया। गेटकीपर ने उसे देखा और कहा, माफ कीजिए, पर डेविस ने आदेश दिया है कि मिस्टर शाइन के निरीक्षण के दौरान किसी भी डिलीवरी मैन, रखरखाव कर्मी, साथ ही इंटर्न और अस्थायी कर्मचारियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अक्षरा को पता था कि ऐसा ही होगा। डेविस वाकई पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे रेहान सिंह से मिलने न दे। अक्षरा ने मुस्कुराते हुए दूसरा वर्क बैच दिखाया। इसे देखकर गेटकीपर सीधा खड़ा हो गया और सम्मानपूर्वक उसे देखने लगा। कृपया अंदर आइए। अक्षरा ने वर्क बैच वापस लिया और लापरवाही से गेट के अंदर चली गई। वो जल्दी से रेहान सिंह को ढूंढने लगी। वो व्यक्ति फैक्ट्री के प्रमुख के मार्गदर्शन में वर्कशॉप का निरीक्षण कर रहा था। सभी कामगार दरवाजे के बाहर थे और प्रवेश द्वार पर बॉडीगार्ड खड़े थे, जिससे अंदर जाना असंभव था। अक्षरा केवल कांच की खिड़की से दूर से उसे देख सकती थी। वो सूट पहने हुए था और उसका हैंडसम चेहरा और शाही अंदाज फैक्ट्री के ठंडे धूसर वातावरण में एकदम अलग लग रहा था, जैसे किसी कला का नजारा हो। वो फैक्ट्री प्रमुख की बात ध्यान से सुन रहा था, बीच बीच में सवाल पूछ रहा था, जिससे प्रमुख काफी प्रभावित लग रहा था। 3 से 5 मिनट बाद प्रमुख उनके इस नए सीईओ से पूरी तरह प्रभावित हो गया। अचानक रेहान ने कुछ महसूस किया, धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और अक्षरा की आंखों से मिली। अक्षरा ने उसे देखकर हाथ हिलाया, पर रेहान ने अनी भुएं चदाई और दूसरी ओर देख लिया। इसी पल डेविस आगे बढ़ा और सभी अंधे आदमी जो कि डोनेशन के लिए खड़े थे उन सबको नीचे कर दिया, जिससे अक्षरा की दृष्टि पूरी तरह बंद हो गई। अक्षरा कुछ कह ही नहीं पाई। फिर से उसे बॉडीगार्ड्स ने फैक्ट्री से बाहर निकाला और बाहर निकलते ही डेविस ने गेटकीपर को डांट लगाई। मैंने साफ साफ कहा था कि इंटर्न्स और टेम्पररी वर्कर्स अंदर नहीं जा सकते। गेटकीपर हथलाते हुए बोला, लेकिन मैडम कोई आम टेम्पररी वर्कर नहीं है, ये तो। डेविस ने उसकी बात काटते हुए कहा, अरे हाँ, ये खास ही है। आखिर कोई साधारण इंसान इतने सारे काम कैसे कर सकता है? डेविस की झुंझलाहट अब गुस्से में बदल गई थी। वो अक्षरा से गुस्से में बोला, मिस मल्होत्रा, हमारे बॉस को पहले भी आपके लेवल पर आकर कुछ नहीं कहना था, पर आप बार बार उन्हें परेशान कर रही हैं। अगर आपने फिर से उन्हें तंग करने की कोशिश की तो हम आपको परेशान करने के जुर्म में रिपोर्ट करेंगे। अक्षरा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपको बार बार तंग करूं, तो बस जाकर मैरिज ब्यूरो कोर्ट से चेक कर ले कि रेहान सिंह और मेरी शादी हुई है या नहीं। क्यों यकीन नहीं करते आप? डेविस ने हंसते हुए कहा, हमारे देश में शादी सर्टिफिकेट के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं और बिना दोनों की मौजूदगी के सर्टिफिकेट नहीं मिलता। आपकी ये बातें पूरी तरह बकवास हैं। ऐसी बातों पर कोई मूर्ख ही यकीन करेगा। अक्षरा को समझ आ गया कि अब इस बहस का कोई मतलब नहीं है। उसने कंधे उचकाए और बेबसी से कहा, तो फिर मुझे आपको बार बार परेशान करना ही पड़ेगा। डेविस ने हंसते हुए कहा, क्या आपको सच में लगता है कि आप हमारे बॉस से जब चाहे मिल सकती हैं? अगर आप उन्हें फिर से देख लें तो ये मेरे असिस्टेंट होने की नाकामी होगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं लाइव ब्रॉडकास्ट पर अपने कपड़े उतारूंगा। अक्षरा ने अब कुछ नहीं कहा और बस वहां से चली गई। अब उसे लगा कि कल उसे कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। अक्षरा ने बुढ़िया को साथ लिया और ग्रैंडसन को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, ग्रैनी को कुछ कपड़े लेने घर जाना है, आपका पता क्या है? ग्रैंडसन ने फौरन लोकेशन भेजी। फिर एक और मैसेज आया, मैं जल्द ही फ्री हो रहा हूँ, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। अक्षरा ने लोकेशन खोली और देखकर चौंक गई। नंबर 1 मैनर, क्या ये सिंह फैमिली का ही निवास स्थान नहीं था? हाउस 1 मैनर ऑफ दिल्ली शहर का बड़ा नाम था। ये एक पहाड़ी के आधे रास्ते पर बना था, जहाँ पूरा एरिया लगभग 3000 एकड़ में फैला हुआ था और सिंह के पुरखे का पुराना घर पूरे 2000 एकड़ में फैला था। बाकी एरिया में कुछ छोटे छोटे विला थे जो सिंह की प्रॉपर्टी के चारों ओर बिखरे हुए थे। ये ओसियनियन का सबसे मशहूर और अमीरों का एरिया था। अक्षरा ने सोचा कि शायद बुजुर्ग महिला इनमें से किसी एक छोटे विला में रहती होंगी। ये ख्याल कभी उसके दिमाग में नहीं आया कि ये सिंह का खुद का घर हो सकता है। उसने एक मैसेज का जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम पहले ही टैक्सी में हैं। बुजुर्ग महिला थकी हुई लग रही थी और कार में बैठते ही झपकी लेने लगी। टैक्सी चौड़ी और खूबसूरत रोड पर चलते हुए हाउस 1 मैनर के अंदर पहुंची और उन्हें जीपीएस द्वारा बताए गए लोकेशन पर छोड़ दिया। अक्षरा ने एक भव्य काले गेट की ओर देखा जो प्राचीन नक्काशी से सजा हुआ था और थोड़ा संकोच किया। दादी, क्या ये आपका घर है?
बुजुर्ग महिला जो आधी नींद में थी थोड़ा बौखला कर बोली, बहू मुझे याद नहीं आ रहा। अक्षरा एकदम चुप रह गई। उसने ग्रैंडसन को मैसेज किया, मुझे लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। पोते ने जवाब दिया, वहीं रुको, मैं आता हूँ। जैसे ही वो अंदर गए, अक्षरा ने नोटिस किया कि यहाँ सबसे पास का घर भी 5 मिनट की दूरी पर है। यहाँ इधर उधर घूमना समझदारी नहीं थी। उसने बुजुर्ग महिला को पास के पत्थर की बेंच पर बिठाया। तभी एक BMW X7 उनके सामने आकर रुकी। सनाया और अंजलि पिछली सीट से बाहर निकली और तेजी से उनकी ओर बढ़ी। अंजलि गुस्से में भौहें चढ़ाकर बोली, अक्षरा, ये सच में तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज वो सनाया की नैनी के तौर पर आई थी। उसने सिंह के घर के बाहर एक लड़की को घूमते देखा, पर सोचा भी नहीं था कि वो अक्षरा होगी। सनाया ने सिंह के घर के बंद गेट की ओर देखा और बोली, अक्षरा, तुम फिर से मिस्टर सिंह को परेशान करने आई हो? इस पर अंजलि ने तेजी से फटकार लगाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें पता नहीं आज का क्या खास मौका है? तुरंत निकल जाओ यहाँ से। अगर तुमने सनाया के फैमिली रियूनियन में कोई गड़बड़ी की तो पछताओगी। अक्षरा अब उनसे परेशान हो चुकी थी, लेकिन बुजुर्ग महिला वही थी और वो किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। तो उसने अपनी नाराजगी दबाते हुए समझाने की कोशिश की, मैं तो सिर्फ दादी को उनके घर ले जाने आई थी, हमसे गलती से गलत रास्ता हो गया। सनाया ने फौरन कहा, क्या ये तुम्हारे पति की दादी नहीं है? वो इस एरिया में कैसे रह सकती है? अक्षरा ने व्यंग्य से जवाब दिया, क्यों नहीं रह सकती? क्या ये एरिया तुम्हारे परिवार ने बनाया है? सनाया एकदम चुप हो गई, लेकिन अंजलि ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या दिखावा कर रही हो? क्या तुम्हारे गरीब पति की दादी यहाँ एक घर ले सकती है? फिर उसने बुजुर्ग महिला की ओर मुड़ते हुए कहा, गुड़िया बताओ, कौन से विला में रहती हो तुम? अभी अक्षरा कुछ कहने ही वाली थी कि बुजुर्ग महिला अचानक खड़ी हो गई, मुझे याद आ गया, मैं यहीं रहती हूँ। बहू चलो घर चलते हैं। उन्होंने अक्षरा का हाथ पकड़ लिया और सिंह के घर के भव्य गेट की ओर बढ़ने लगी। गेट अभी 100 मीटर दूर था, लेकिन उन्होंने कुछ ही कदम लिए थे कि सना बोल पड़ी, अक्षरा, तो ये सब बहाने बनाकर तुम बुजुर्ग महिला के सहारे सिंह के घर में घुसने की कोशिश कर रही हो, है ना? अक्षरा रुक गई और सामने देखते हुए बोली, सिंह का घर? हालांकि गेट देखकर उसे थोड़ा शक जरूर हुआ था, पर कैसे वो उस व्हाट्सएप वाले विनम्र ग्रैंडसन को उस खडूस रेहान के साथ जोड़ सकती थी? शायद बुजुर्ग महिला को गलत याद आ रहा था। जैसे ही वो ये बात चेक करने जा रही थी, अंजलि ने आगे बढ़कर बुजुर्ग महिला को पकड़ लिया, गुड़िया, ये बहाने बनाकर यहाँ घुसने की जरूरत कैसे की? मैं सिंह के घर में कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। अक्षरा चौंक गई। उसने बुजुर्ग महिला को बचाने के लिए एक हाथ से अंजलि को पकड़कर जोर से पीछे धकेल दिया और चिल्लाई, तुम क्या कर रही हो? बुजुर्ग महिला उम्रदराज और कमजोर थी, वो कोई भी कठोर व्यवहार सहन नहीं कर सकती। अंजलि धक्के से पीछे हट गई। उसने खुद को संभालते ही अक्षरा को गालियां देना शुरू कर दिया, तू कितनी हसन फरामोश है, अपनी ही माँ को इस बूढ़ी औरत के लिए नुकसान पहुंचा रही है। मैं पुलिस को बुलाकर तुझे मेरी बात न मानने के जुर्म में फंसाऊंगी। अक्षरा ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन बुजुर्ग महिला ने तुरंत जवाब दिया, मेरी बहू ऐस फरामोश नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। अंजलि हंसते हुए बोली, बुढ़िया, तुम तो बड़ी बेशर्म हो कि अपनी बहू को दूसरे आदमी के साथ रहने दे रही हो, है ना? क्या ये इसलिए कि वो तुम्हें पैसे देती है, या तुम्हारा परिवार ही इस तरह के कामों में माहिर है? तुम भी जवानी में बहुत से मर्दों की सेवा कर चुकी हो, है ना बुढ़िया? बकवास बंद करो। अक्षरा ने गुस्से में चिल्लाते हुए बुजुर्ग महिला को संभाला। बुजुर्ग महिला इस तरह का अपमान सहन नहीं कर पाई और उनकी सांसें उखड़ने लगी। उन्होंने अपने सीने को पकड़ा, उनका शरीर कांपने लगा और वो नीचे गिर पड़ी। अक्षरा ने फौरन उन्हें उठाया। दादी, क्या हुआ? बुजुर्ग महिला हौंफ रही थी और एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। अक्षरा ने जल्दी से अपनी जेब से दवा निकाली, लेकिन जैसे ही बोतल खोली, देखा कि वो खाली है। उसकी आंखें फैल गईं। बुजुर्ग महिला कमजोर थी। CPR का इस्तेमाल करना सही नहीं होगा जब तक बहुत जरूरी न हो। सबसे अच्छा तरीका होगा कि उन्हें दवा मिल जाए। उसने सिंह के घर के गेट की ओर गहरी नजर डाली, वहाँ दवा तो जरूर होगी। भले ही बुजुर्ग महिला सिंह परिवार से न हो, लेकिन वो उनके पड़ोसी तो थे और वो यूं ही उनके मरने का तमाशा नहीं देखेंगे, है ना? बुजुर्ग महिला को अपनी गोद में उठाते हुए अक्षरा ने उन्हें ढांढस बंधाया। दादी, चिंता मत करो, मैं आपको अंदर ले जाकर दवा दिलवाती हूँ। पर सना ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। अक्षरा, बस करो। कपड़े खरीदने के लिए बहाने बनाना समझ में आता है, पर सिंह के परिवार को भड़काने का नाटक, वो तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। उसने बुजुर्ग महिला की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बुजुर्ग महिला बहुत बीमार दिख रही थी और किसी भी वक्त उनकी हालत बिगड़ सकती थी। अगर वो मर जाती तो अक्षरा का पति जरूर उसे इसके लिए दोषी मानेगा। उसके बाद अक्षरा और किसी आदमी के साथ झगड़ा करने की हिम्मत नहीं करेगी। इस वक्त अक्षरा का गुस्सा उफान पर था।
उसकी सुंदर आंखों में गहरी क्रोध की लहरें थी और उसने पैर उठाकर सना को धक्का दिया। दफा हो जाओ, उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी, पर अगले ही पल किसी ने उसके पैर को जोर से पकड़ लिया। अंजलि जमीन पर बैठी थी, उसकी बाहें अक्षरा के पैरों के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही न हो। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही लोगों को परेशान कर सकती हो, तुम गलत हो। मैं भी मरने वाली हूँ, मेरी खुद की बेटी ने मुझे मारा। अक्षरा ने अनजाने में गहरी सांस ली, जैसे उसे संभलने का थोड़ा भी मौका नहीं मिला। उसकी आंखों में आक्रोश के साथ एक गहरी चमक थी। उसने अंजलि को इतनी ताकत से पीछे धकेला कि वो जमीन पर गिर पड़ी। फिर उसने सनाया के पेट पर अपनी कोहनी से जोर का प्रहार किया और बुजुर्ग महिला को थामे हुए आगे बढ़ने लगी। सनाया दर्द से झुकी और उसके चेहरे पर पसीना आ गया, लेकिन अपनी चोट की परवाह किए बिना अंजलि फिर से अक्षरा की ओर लपकी और उसके पैरों से लिपटकर जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ, ये मुझे मार डालने की कोशिश कर रही है। अक्षरा के लिए यह एक मुश्किल स्थिति थी। बुजुर्ग महिला की हालत को देखते हुए वो अंजलि से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। तभी दूर से एक काली बेंटले कार धीरे धीरे उनकी ओर आती दिखी। रेहान कार से उतरते ही कड़क आवाज में बोले, ये सब क्या हो रहा है? सनाया ने तुरंत ही कहा, श्रीमान सिंह, ये अक्षरा है। वो एक बीमार बूढ़ी महिला को लेकर सिंह फैमिली हाउस में घुसने की कोशिश कर रही है। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन। ये सुनते ही अक्षरा ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। रेहान की नजर बुजुर्ग महिला पर गई, जिसे अक्षरा ने अपनी बाहों में थामा हुआ था। उसकी आंखों में अचानक चिंता झलकने लगी, जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। अक्षरा की बाहों में बैठी बुजुर्ग महिला बहुत ही पीली दिखाई दे रही थी। उसकी बाहें ढीली होकर लटक रही थीं। ये देखकर रेहान बिना समय गंवाए तेजी से उनकी ओर बढ़ा। हालांकि वो शांत दिख रहा था, मगर उसके भीतर बेचैनी और घबराहट थी। ये बुजुर्ग महिला उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी इंसान थी। पिछले कुछ वर्षों में उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। परिवार के डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि शायद इस साल वो इसे न झेल पाए। वो उन्हें खोना नहीं चाहता था। अक्षरा ने उसे अपनी तरफ आते देखा और स्थिति समझते हुए तुरंत बोली, दादी को हार्ट अटैक आया है। उनके पास की सारी नाइट्रोग्लिसरीन की गोलियां खत्म हो चुकी हैं और उन्हें दवाई की तुरंत जरूरत है। थोड़ी देर रुककर उसने जोड़ा, उन्हें दवाई मिल जाएगी तो ठीक हो जाएंगी। रेहान ने अपने होंठ दबाए हुए थे। उसने अक्षरा से बुजुर्ग महिला को अपने हाथों में लिया और तुरंत सिंह फैमिली विला के अंदर चला गया, बिना पीछे देखे। अक्षरा पीछे नहीं गई, उसका पैर अभी भी अंजलि ने पकड़ा हुआ था। सनाया ने रेहान को पीछे से देखा और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी जागी। क्या वह सच में सिंह फैमिली की दादी है? कैसे हो सकता है कि सिंह फैमिली की दादी अक्षरा के साथ हो? वो तो अक्षरा के पति की दादी है। अंजलि ने अक्षरा को छोड़ा और अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़ी हो गई। उसने तंज कसते हुए कहा, मिस्टर सिंह बहुत चिंतित लग रहे हैं। शायद वह किसी असली आफत से बचना चाहते हैं। अगर किसी की यहाँ मौत हो जाती तो सिंह फैमिली की बदनामी हो जाती। उसने अक्षरा पर घृणा से भरी एक नजर डाली। वह तो सिर्फ इसी का फायदा उठा रही है ताकि उस बूढ़ी महिला को लेकर सिंह हाउस में घुस सके, है ना? सनाया ने भौहें चढ़ाई। ये हो सकता है। क्या अक्षरा का पति वही गली का गुंडा हो सकता है? शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। तभी सिंह हाउस का मुख्य दरवाजा खुला और अक्षय बाहर आया। सनाया की आंखें चमक उठी और उसने छेड़ते हुए कहा, अक्षय, तुम मेरा इंतजार बस पार्किंग में कर सकते थे, यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? अक्षय ने कुछ चिढ़े हुए स्वर में जवाब दिया, सनाया ने उसे मैसेज किया था कि वह पहुंचने वाली है, लेकिन उपहारों का बोझ ज्यादा है और उसे मदद चाहिए। पार्किंग में वह काफी देर इंतजार करता रहा और जब वह नहीं आई तो देखने बाहर आ गया। उसकी नजर अक्षरा पर पड़ी और वो कुछ पलों के लिए ठिठक गया, लेकिन अगले ही पल उसकी चिढ़ मिटी और उसने कोमलता से कहा, तुम्हारा यहाँ पहली बार आना है। मैं बस यही सोच रहा था कि तुम कहीं खो ना जाओ। सनाया खुश होकर उसकी बाह पकड़ते हुए बोली, अक्षय, तुम बहुत अच्छे हो। क्या दादी सिंह हाउस में ही है? हाँ, वो सारा दिन घर में ही थी, बाहर नहीं गई। अरे, उनकी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं है और वो अक्सर अपने कमरे में आराम कर रही होती है। सिंह फैमिली की दादी अलग हिस्से में रहती थी और उन्हें शांति पसंद थी। अक्षय के ये शब्द सामान्य लगे, लेकिन सनाया ने उन्हें सच मान लिया और राहत महसूस की। अक्षय ने खुलेआम अक्षरा को घूरा, उसकी भावनाओं में कोई ईर्ष्या, जलन या नफरत ढूंढने की कोशिश की, मगर कुछ भी नहीं, एक भी एहसास नहीं। उसके चेहरे पर धीरे धीरे गुस्से की परछाई गहरी होती गई। अक्षरा तो बुजुर्ग महिला की सेहत को लेकर चिंतित थी और उसने उन दोनों के इस नाटक पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब उसे पक्का लगने लगा था कि जिसके साथ उसकी बात हुई थी वो रेहान ही था। उसने सिंह फैमिली के दरवाजे की ओर देखा, ये सोचते हुए कि क्या वो अब अंदर जा सकती है या उसे रोका जाएगा। तभी उसका दृश्य एकदम से ढक गया। अक्षय उसके सामने आकर खड़ा हो गया और सीधा सवाल किया, अक्षरा, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो क्योंकि तुम्हारे ख्याल बदल गए हैं? अक्षरा चौंक गई।
उसने एक ठंडी हंसी के साथ जहर भरे शब्दों में कहा, अगर तुम मान लेती तो एक फोन कॉल ही काफी होती। तुम्हें सिंह हाउस में आने की इजाजत किसने दी? क्या तुम एक नाजायज बेटी यहाँ कदम रखने के लायक भी हो? अक्षरा ने अपने होंठ भींच लिए। अक्षय का स्वर नर्म हुआ, अगर तुम अंदर जाना चाहती हो तो मैं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, सनाया ने उसे बीच में रोक दिया। अक्षय, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। अक्षरा यहाँ अपने पति की दादी का इंतजार कर रही है। दादी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और मिस्टर सिंह उन्हें फौरन अंदर इलाज के लिए ले गए। अक्षय चौंक गया। पति? सनाया हंसी। हाँ, मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। अक्षरा की शादी हो चुकी है। अक्षय की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने दांत पीसते हुए कहा, अक्षरा, वो कौन है? अक्षरा ने उसे एक तीखी नजर से देखा और बोली, अक्षय, मेरे पति कौन है, इससे तुम्हें क्या लेना देना? उसने चीखते हुए कहा, इससे क्या मतलब कि मुझे कोई मतलब नहीं। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन है जो तुमसे शादी करने की हिम्मत करता है बिना मेरी इजाजत के। सनाया ने आग में घी डालते हुए कहा, मुझे सुनने में आया है कि अक्षरा का पति बस एक गली का गुंडा है। अक्षय ने मुठियां भींच ली और क्रोध में बिना शब्द चुने कहा, तो तुम खुद को नीचा दिखाने का फैसला कर रही हो। ठीक है, एक नाजायज लड़की और एक गुंडा, सच में तुम्हारा सही जोड़ा है। सनाया ने चुटकी लेते हुए कहा, अक्षरा जरूर अंदर जाने का बहाना बना रही है। वो मिस्टर सिंह को परेशान कर रही होगी। अक्षरा ने कड़ी हंसी के साथ जवाब दिया, सनाया, जो तुम अपने आप को सभ्य मानती हो, ये देखकर हैरानी होती है कि तुम्हारे मन में ऐसे गंदे ख्याल आते हैं। क्या तुम्हें और कुछ नहीं सूझता? सनाया का चेहरा सख्त हो गया और उसने अपनी उंगलियां भींच ली। उसने लंबी सांस ली और कहा, अक्षरा, मुझे समझ आता है कि तुम मुझसे और अक्षय से बदला लेना चाहती हो, मगर मिस्टर सिंह पहले से शादीशुदा है। तुम्हें किसी और की शादी में दखल नहीं देना चाहिए। अक्षय को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वो पिछले कुछ दिनों से अक्षरा के माफी का इंतजार कर रहा था और अगर वो ऐसा करती तो वो उसे दूसरा मौका देने के लिए भी तैयार था, मगर अब तो वो आगे बढ़ चुकी है। वो गुस्से में फट पड़ा। अब समझ में आया कि तुम्हारे पति की दादी को यहाँ दिल का दौरा क्यों पड़ा। तुम यहाँ मेरे बड़े भाई से मिलने आई थी, है ना? अक्षरा, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? अक्षय रेहान का कजन ब्रदर था, लेकिन अक्षय का उसके घर में ज्यादा चलती नहीं थी क्योंकि सारी प्रॉपर्टी रेहान के पास थी। उसने गुस्से में उबलते हुए अंगुली से अक्षरा की ओर इशारा किया और दरबान से कहा, देख लो, इस चेहरे को याद रखना, इसे सिंह हाउस के अंदर मत आने देना। सनाया ने अपनी निगाह नीचे की और मुस्कुराई। आखिरकार उसके पास सिंह हाउस के प्रवेश द्वार पर कुछ अधिकार तो था। इतने में सिंह फैमिली के बटलर ने घर से बाहर आकर चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसकी नजर अंततः अक्षरा पर जाकर टिकी। मिस अक्षरा, मालिक ने आपको अंदर बुलाया है। सनाया ठिठक गई। अक्षय हक्का बक्का रह गया। वहीं अक्षरा ने दरबान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या अब मैं अंदर जा सकती हूँ? गेट पर खड़े दरबान ने पहले थोड़ी घबराहट के साथ अक्षय की ओर देखा, फिर बिना किसी झिझक के अक्षरा के लिए दरवाजा खोल दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि सिंह परिवार में आखिरी फैसला किसका होता है। सिंह परिवार का घर बेहद विशाल था। अंदर गेट के पास एक छोटी सी गाड़ी खड़ी थी जो अक्षरा को सीधा मुख्य भवन के दरवाजे तक छोड़ने के लिए तैयार थी। बटलर ने आदर के साथ कहा, मेम साहब अब ठीक है, वो और मालिक आपका ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर अक्षरा ने राहत की सांस ली और गाड़ी से उतर गई। उसकी नजर पार्किंग में मल्होत्रा परिवार की BMW X7 पर पड़ी जो पास ही खड़ी थी। अक्षय के नेतृत्व में सनाया और अंजलि तैश में अक्षरा की ओर बढ़ती हुई ठीक बाहर आकर उससे टकराई। अंजलि ने उसे घूरते हुए तीखे अंदाज में कहा, मिस्टर सिंह ने शायद तुम्हें यहाँ अपनी दादी को ले जाने के लिए बुलाया होगा। जब वो तुम्हारे साथ चली जाए तो फौरन यहाँ से निकल लेना। सिंह हाउस की कारपेट पर तुम्हारे जैसे घटिया लोग का नाम भी न आए। ड्राइंग रूम में सभी के साथ घुसते ही उन्होंने देखा कि पुरानी मिसेज सिंह पूरे शान से मुख्य सोफे पर बैठी हुई थी। बुजुर्ग महिला ने सभी को घूरते हुए गुस्से से कहा, किसे घटिया लोग कह रही हो तुम? तो क्या होगा जब सनाया और अंजलि को पता चलेगा? मिसेस शाइन की सच्चाई जानने के लिए सुनते रहिए नॉवल स्टोरी जिसका नेम है हार्टलेस बिलियनर एंड हिज मिस्टीरियस वाइफ।